अपने तीसरे कार्यकाल की पहले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने संविधान में अपने अटूट विश्वास को दोहराया तो आम चुनाव, आदिवासी कल्याण, पर्यावरण पर भी चर्चा की और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर देशवासियों का आभार जताया है। साथ ही मां के रिश्ते और पर्यावरण पर मोदी जी ने कहा कि इस साल विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम और मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि मां की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कही तो देशवासियों ने उनकी मन की बात सुनी। केंद्र में मंत्रियों से लेकर राज्य में उप मुख्यमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने सभी ने उनकी मन की बात सुनी और भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने भी मन की बात सुनी है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मन की बात सुनी तो वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये मन की बात सुनी है। तीसरे कार्यकाल की पहली बार ये मन की बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 111वां ये एपिसोड रहा और उसमें तमाम मंत्रियों ने, केंद्रीय मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने बैठकर एक साथ 11 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी। और ये 4 तस्वीरें हैं जहां जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव और विष्णुदेव साय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए सरकार की पहल निकलकर सामने आई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने विभाग के अधिकारियों की बैठक की और अब जल्द लॉन्च होगा लोकपथ ऐप पर शिकायतकर्ता सड़क की फोटो डालकर सकेंगे और बता सकेंगे कि यहाँ गड्ढे हैं और तमाम जानकारी, शिकायतें ऐप के जरिए अब शिकायतकर्ता कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क की कराएगा मरम्मत। तो जो गड्ढे देखे जा रहे हैं उसको लेकर अब सरकार ने नई पहल की है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने विभाग के अधिकारियों की बैठक की और अब जल्द लॉन्च होगा लोकपथ ऐप और ऐप पर शिकायतकर्ता सड़क की फोटो डाल सकेंगे और पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क की कराएगा मरम्मत। तो ये जानकारी, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि गड्ढे जो हैं वो कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी वजह रहते हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर। सीधा उनका रुख करूंगी। श्याम जी, गड्ढे जो हैं, सड़कों के गड्ढे, वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए बड़ी परेशानी लेकर आते हैं, फिर चाहे सड़क दुर्घटनाएं हो या जल जमाव की दिक्कतें। और अब पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बड़ी बैठक की। क्या कुछ बातें इस बैठक से निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, वाकई एक दौर ऐसा भी था, दिग्विजय की सरकार थी और उस समय गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है ये समझ में नहीं आता था, यानी गड्ढे ही गड्ढे थे, सड़क थी ही नहीं। और अब एक दौर ऐसा हम देख रहे हैं कि एक ऐप बनाया जा रहा है जिस ऐप पर जनता को आज़ादी दी जा रही कि आप गड्ढों के फोटो डालिए और हम उसको मरम्मत करवाएंगे। तो इसको लेकर बैठक हुई। ये ऐप कैसे काम करेगा, जनता की जो शिकायतें आएंगी उनका निराकरण किस तरह पर्टिकुलर टाइम में किया जाएगा, कहीं सरकार की बदनामी तो नहीं करवा देंगे अफसर, ये जांचा गया। और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद जब तसल्ली हुई और उसमें क्या सुधार और संशोधन हो सकते हैं ऐप में, ये उन्होंने सुझाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिहाज से। दूसरा, हम आपको बताना चाहेंगे, बारिश का मौसम है, गड्ढे ही गड्ढे होंगे, लेकिन उनकी मरम्मत हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी तो क्या कहिए वाली बात रहेगी। बिल्कुल। और मॉनसून जहां अब दस्तक दे चुका है तो ऐसे में बारिश की वजह से तमाम सड़कें जो हैं वो खराब हो जाती है, गड्ढे हो जाते हैं और उससे पहले बैठक करना और इस तरीके की कार्रवाई भी करना कहीं ना कहीं अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर कांग्रेस के दल से जुड़ी हुई है। भोपाल में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है और विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस इस बैठक के जरिए रणनीति बनाने वाली है। सरकार के खिलाफ सदन में उठाने वाले मुद्दों पर चर्चा होगी। बजट को लेकर भी विधायक
विधायकों को दिए जाएंगे टिप्स। कई अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो इस बार जहां अब मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा का कल से, तो उससे ठीक एक दिन पहले भोपाल में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस रणनीति बनाएगी। सरकार के खिलाफ सदन में उठाने वाले मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बजट को लेकर भी विधायकों को टिप्स दिए जाएंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी विवेक पांडे भोपाल से, सीधा उनका रुख करूंगी। विवेक, ये जो अहम बैठक है विधायक दल की बैठक, इससे अंदर खाने की खबर क्या निकलकर सामने आ रही है? किन मुद्दों को लेकर अब सरकार को घेरने वाली है कांग्रेस पार्टी? अंजलि, शाम को ये 7 बजे बैठक है। विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस की विधायक दल की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सदन के अंदर क्या क्या सब मुद्दे उठाने हैं यही इस बैठक में तय किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि विजयपुर से विधायक और बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे, इन दोनों ही विधायकों की इस्तीफे की मांग कर सकती है। इसके अलावा नर्सिंग का मुद्दा तो मध्य प्रदेश में काफ़ी जोरों पर है। इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा है। इन तमाम मुद्दे को लेकर विधायक दल की एक राय बैठक होगी शाम को 7 बजे। नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे मौजूद रहेंगे। और खास तौर पे जब ये कांग्रेस के तमाम सारे विधायक सदन में मौजूद रहेंगे, उस वक्त नर्सिंग के मुद्दे के अलावा विधानसभा की कार्रवाई को लाइव प्रसारित करने की भी बात उठाई जाएगी। और जैसा कि सागर हो या फिर छिंदवाड़ा हो या छतरपुर हो, यहाँ पे जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर विधायक ने जो जांच की है, कांग्रेस के विधायक ने, उस रिपोर्ट को भी सदन में लेकर आया जाएगा। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए कई सवाल लगाए गए हैं, तो इन तमाम सारे सवालों के जवाब इसी सदन में कांग्रेस सरकार से पूछेगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि दूसरी तरफ एक तैयारी ये की जा रही है कि सदन में हंगामे के साथ साथ घेराव करने की तैयारी, और दूसरी तरफ ये कोशिश रहेगी कांग्रेस विधायकों की तमाम सारे सवालों के जवाब लिए जाएं। और सरकार के जो खर्च है और कर्ज को लेकर श्वेत पत्र की मांग कर चुकी है कांग्रेस, तो नर्सिंग के मुद्दे के अलावा यह भी एक बड़ा मुद्दा होगा। और बिल्कुल विवेक, जब से कर्ज लेने की जानकारी निकलकर सामने आई है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उसको लेकर हमलावर है। तो इस विधानसभा सत्र में कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन लाइव प्रसारण कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कुछ नए सुझाव भी देती दिखेगी विधानसभा सत्र में। आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि एक मुद्दा वो भी है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी घेर सकती है। लेकिन देखिए, युवा कांग्रेस ने परीक्षा घोटालों पर मोर्चा खोल दिया है। सदन में अब वो बात जाती है, वो अलग बात हो जाती है, लेकिन युवा मोर्चा जो है वो खोल दिया है कांग्रेस पार्टी ने, वो भी परीक्षा घोटालों के खिलाफ। गांधीवादी तरीके से युवा कांग्रेस करेगी सरकार का विरोध। 2 जुलाई को अनशन पर बैठेंगे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। नर्सिंग समेत अन्य परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं का करेगी विरोध, और रामधुन के साथ न्याय की युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मांग भी करने वाले हैं, न्याय की मांग करने वाले हैं। युवा कांग्रेस ने परीक्षा घोटालों पर अब मोर्चा खोल दिया है। गांधीवादी तरीके से युवा कांग्रेस करेगी सरकार का विरोध। अब इस खबर पर भी अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ बने हुए मेरे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है जब से नीट घोटाले का मुद्दा निकलकर सामने आया, और अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्या है पूरी अपडेट्स इस पर? देखिए, नीट फर्जीवाड़े को लेकर मध्य प्रदेश से कनेक्शन सामने आए हैं, और एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी मध्य प्रदेश में पीएससी के चेयरमैन रहे, और उस वक्त भी मध्य प्रदेश में एक पेपर लीक और फर्जीवाड़ा हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अब तक दबी हुई है। उसके बाद मध्य प्रदेश से रुखसत होते हुए छत्तीसगढ़ के चेयरमैन बने, और फिर यूपीएससी के चेयरमैन बनते बनते जोशी एनटीए के चेयरमैन बने। और इसी दौरान एनटीए की तरफ से कराई जाने वाली परीक्षा नेट और नीट में फर्जीवाड़ा निकल के सामने आता है। इस पूरे पेपर लीक को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो गई है। एक तरफ नर्सिंग के मामले में सदन के भीतर विधायक हंगामा करेंगे, दूसरी तरफ गांधीवादी तरीके से युवा कांग्रेस सरकार से इस पूरी कार्रवाई को लेकर मुद्दा उठाएगी, और इसके लिए रामधुन करेगी। 2 जुलाई को युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नितेंद्र सिंह बाकायदा इसके धरने में बैठेंगे। धरना कहें तो ये गांधीवादी तरीके से रामधुन करके और सरकार से ये मांग करेंगे इस पूरे नीट के मामले में छात्रों को न्याय दिलाया जाए। यानी कि युवा कांग्रेस एक तरफ नर्सिंग के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर चुकी है, वहीं अब नीट के मामले को भी भुनाने की कोशिश मध्य प्रदेश में की जाएगी। बिल्कुल, परीक्षाओं में चल रहा घोटाला ज्वलंत मुद्दा है देश में भी और प्रदेश में भी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की अब तैयारी है सदन के अंदर भी घेरने की और सदन के बाहर भी युवा मोर्चा के साथ घेरने की सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विवेक आपका।
बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर एक और मिल रही है कि लाखों बच्चों का बिना ड्रेस स्कूल में हुआ है दाखिला। 390 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी छात्रों को नहीं मिली है यूनिफॉर्म। 22 जिलों में छात्रों के खातों में भेजी जा रही राशि, लेकिन 30 जिलों में अब तक नहीं मिली है छात्रों को रकम, और ये रकम यूनिफॉर्म खरीदने की रकम। राज्य शिक्षा केंद्र ने देरी से राशि ट्रांसफर की वजह भी बता दी है। बैंक खातों की गड़बड़ी का हवाला दिया है राज्य शिक्षा केंद्र ने 30 जून तक सभी छात्रों के खातों में रकम ट्रांसफर करने के लिए निर्देश भी दे दिए, क्योंकि जो बजट दिया गया है वो कहीं ना कहीं आज लैप्स हो जाएगा, और लैप्स हो जाए उससे पहले इसको कारगर बनाना है, और इसीलिए आज वो अंतिम तारीख भी दे दी गई है। लेकिन देरी देखी जा रही है। पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के छात्रों को सरकार की तरफ से दी जा रही है ड्रेस के लिए राशि, लेकिन कहीं ना कहीं ये राशि में अब देरी देखी जा रही है। तो वहीं अब अगली खबर जबलपुर से। जबलपुर पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के बयान पर पलटवार भी किया है, और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नीट या किसी भी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। वहीं तोमर ने आपातकाल को स्कूलों में पढ़ाए जाने पर कहा कि सच को बताना ही पड़ेगा। तो वहीं पूर्व सीएम उमा भारती ग्वालियर पहुंची, जहां उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश लोकतंत्र को नहीं मानते, वो तो परिवारवाद को मानते हैं। परिवारवाद भी एक तरह का राजतंत्र है। वो जिसको लोकतंत्र के विरुद्ध मान रहे हैं, तो उनके खुद के परिवार का क्या है? वो एक मंत्री के बेटे हैं, मुख्यमंत्री के, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी हैं, इसलिए उन्हें तो सिंगल के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं लोकतंत्र को नहीं मानते, वो तो परिवारवाद को मानते हैं। तो परिवारवाद भी एक प्रकार का राजतंत्र है। तो वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की समीक्षा चल रही है। उसी बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कांग्रेस की समीक्षा बैठक को लेकर बयान दिया है और कहा कि आज बस्तर और कांकेर में लोकसभा चुनाव की हार की समीक्षा होनी है। कांकेर में वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी के नेतृत्व में ये बैठक होगी, जिसमें हार के कारणों का पता लगाया जाएगा। क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं आपको। मान ली वीरप्पा मोइली जी और हरीश चौधरी जी की टीम छत्तीसगढ़ आज तीसरे दिन है और लगभग 7 लोकसभा रायपुर में 2, रायपुर और महासमुंद, और कल बिलासपुर में 5 लोकसभा की समीक्षा होने के बाद आज कांकेर जा रहे हैं, जहां पे बस्तर लोकसभा और कांकेर लोकसभा की समीक्षा होना है, और इसके बाद कल फिर 2 लोकसभा दुर्ग और राजनांदगांव हमारे लिए पूरी 11 लोकसभा की समीक्षा होगी। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में 1 से 3 जुलाई तक नहीं मिलेगा राशन। राशन दुकान 3 दिन तक रहेंगी बंद और 3 दिनों तक चलेगा डेटाबेस शिफ्टिंग का काम, जिसकी वजह से राशन की सभी दुकानें बंद रहने वाली है। विभागीय डेटाबेस को नए सर्वर में किया जाएगा ट्रांसफर। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को इसकी जानकारी दे दी है। सर्वर ठप होने की समस्या से लोगों को अब राहत मिलेगी जब इसे नए डेटाबेस नए सर्वर में शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी वजह से 1 से 3 जुलाई तक आप लोगों को राशन नहीं मिलेगा। सभी को मैं जानकारी दे दूं, राशन दुकान 3 दिन तक रहेंगी बंद, 3 दिनों तक चलेगा डेटाबेस शिफ्टिंग का काम। विभागीय डेटाबेस को नए सर्वर में किया जाएगा ट्रांसफर, जिसकी वजह से 1 से 3 जुलाई तक राशन नहीं मिल पाएगा। तो वहीं विधायक राजेश मूणत रायपुर के करबला तालाब पहुंचे, जहां विधायक ने तालाब के पास हो रहे अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने नगर निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान बैठक में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी वहां मौजूद रहे। तो देखिए, विधायक राजेश मूणत जो है वो रायपुर के करबला तालाब पहुंचे थे, जहां पर अतिक्रमण की जो घटनाएं हैं वो लगातार देखी जाती है, और तालाब के पास हो रहे अतिक्रमण को हटाने के निर्देश अब उन्होंने जारी कर दिए हैं। साथ ही सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए। और जब उन्होंने ये बैठक की तो इस बैठक में स्थानीय लोग भी मौजूद थे।
तो वहीं देखिए हेमंत सोरेन के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय का पलटवार आया है। सीएम साय ने कहा आदिवासी समाज का अपमान ना करें। सोरेन परिवार ने जीवन भर अपने कृत्यों से आदिवासी समाज को बदनाम किया है। आपको मैं बता दूं कि जेएमएम के नेता साथ ही साथ पूर्व सीएम झारखंड के, उन्हें बेल मिल गई, जमानत मिल गई, वो अपने घर लौट आए हैं। उसके बाद उनका बयान भी आया था इस तरीके का, लेकिन अब हेमंत सोरेन के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय का पलटवार निकल कर सामने आया है। सीएम साय ने कहा है कि आदिवासी समाज का अपमान न करें। सोरेन परिवार ने जीवन भर अपने कृत्यों से आदिवासी समाज को बदनाम किया है। तो देखिए ये जो है, जैसे ही बाहर आए हेमंत सोरेन, उस बीच उनका बयान सामने आया था, जिस पर अब छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। सीएम साय ने कहा आदिवासी समाज का अपमान ना करे। सोरेन परिवार ने जीवन भर अपने कृत्यों से आदिवासी समाज को बदनाम किया है। क्या मायने हैं, क्या मायने इस बार पलटवार के, जान लेती हूँ। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ गए मेरे साथ रायपुर से। रोहित, हम देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने बाहर आए और वो भी आदिवासी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन अब पलटवार किया है सीएम विष्णुदेव साय ने। क्या मायने इस बार पलटवार के? बिल्कुल, देखिए मायने स्पष्ट है कि दोनों ही नेता आदिवासी समाज को लेकर बयान दे रहे हैं और हेमंत सोरेन ने जो भाजपा शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्रियों को रबर स्टैंप बताया था, तो उसी पे करारा जवाब जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया है। और एक बड़ा पोस्ट जो है उनका सोशल मीडिया पोस्ट पे देखने को मिला है। एक्स के साइट पे उन्होंने लिखा है कि जो हेमंत सोरेन है वो हमेशा से आदिवासी समाज का अपमान करते आए हैं। इसके अलावा वो जो अपनी तिजोरी भरने का काम जो है वो हेमंत सोरेन ने किया है और इसके चलते जनता ने उन्हें दिखा दिया है और दिखाने को जो है आगे भी कई तरह की उन्होंने बातें लिखी है। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि आदिवासी वर्गों को लेकर ये बातचीत हो रही है और ये कहा जा रहा है आदिवासी वर्गों के हितों की बात की जा रही है और आगामी समय पर झारखंड सहित पे कई राज्यों में चुनाव भी होना है, इस लिहाजे से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं झारखंड में जो चुनाव होना है उसको साधने के लिए आदिवासी वोट बैंक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उस बीच ये बार पलटवार देखा जा रहा है झारखंड के पूर्व सीएम और छत्तीसगढ़ के मौजूदा सीएम के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एमपी में लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद दिल्ली से भेजी गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक दूसरे दिन भी जारी है। इस बीच पूर्व मंत्री और राघवगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि एमपी में ऐसी हार की उम्मीद नहीं थी, परिणाम कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। वहीं जयवर्धन ने कहा कि नरसिंह फर्जीवाड़े से लाखों छात्रों का भविष्य खराब हुआ है। इस मुद्दे को सदन में कांग्रेस उठाएगी। साथ ही विधायक रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे के इस्तीफे को लेकर भी कांग्रेस सदन में अध्यक्ष से मांग करेगी। क्या कुछ कहा है, सुना देते हैं आपको। लेकिन मध्य प्रदेश में हमको एक भी सीट नहीं मिली है लोकसभा में और ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि मध्य प्रदेश हमेशा एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ कांग्रेस मजबूत रही है। लेकिन मैंने हमेशा ये माना है कि जरूर कारण क्या रहे होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ पूरे देश में नीट के महाघोटाले के बारे में बात हो रही है और वहीं मध्य प्रदेश में व्यापम 2 मतलब नरसिंह घोटाले की बहुत चर्चा हो रही है। हम तो ये बात पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है और ऐसा कौन सा बड़ा पाप किया है भाजपा सरकार ने जिसके कारण आज दिन तक पिछले 3-4 सालों में नर्सिंग छात्रों को प्रमोशन तक नहीं मिल पा रही है। बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी बागेश्वर धाम पहुंचे। यहां बीजेपी प्रवक्ता ने बागेश्वर भगवान के दर्शन किए, बागेश्वर सरकार से मुलाकात भी की। उसके बाद बागेश्वर सरकार और सुधांशु त्रिवेदी बागेश्वर बालाजी के मंदिर भी पहुंचे और बाहर से ही बालाजी भगवान के दर्शन किए। और इस दौरान बागेश्वर सरकार ने सभी का बागेश्वर धाम के स्मृति चिन्ह भेंट और पटिका डालकर पूरे परिवार का स्वागत किया। तो देखिए बागेश्वर धाम पहुंचे हैं जहां पर बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी मौजूद रहे। सुधांशु त्रिवेदी वहां पहुंचे, उन्होंने बालाजी के दर्शन भी बाहर से किए हैं। तस्वीरें छतरपुर से निकलकर सामने आई हैं।
तो वहीं अगली खबर पन्ना से। पन्ना जिले के प्राथमिक कृषि सखा सहकारी समिति बिरवाही बड़ा गांव के किसानों से खरीदा गया 1000 क्विंटल गेहूं गोदाम पहुंचने से पहले ही गायब हो गया। गोदाम में किसानों से खरीदी गई उपज का सत्यापन हुआ तो हड़कंप मच गया। कलेक्टर ने अधिकारियों की टीम बनाकर मामले की जांच कराई तो बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। अधिकारियों की जांच टीम को गोदाम में लगभग 1000 क्विंटल गेहूं कम मिला है, जिसके बाद प्रशासन ने खरीदी केंद्र प्रभारी समेत अन्य से 23 लाख रुपए वसूल करने नोटिस जारी कर दिया है। तो वहीं अगली खबर सूरजपुर से। सूरजपुर में एक व्यवसायी के घर रात में घुसकर तलवार से जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां व्यवसायी की पत्नी ने ही 2 युवकों के साथ मिलकर हत्या कर लूट की साजिश रची थी। जांच के दौरान पुलिस ने पीड़ित की पत्नी से पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि पति से आए दिन विवाद होता था, जिसके कारण 2 युवकों के साथ मिलकर ये षड्यंत्र बनाया था और अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घर में 2 अज्ञात व्यक्ति चोरी की नियत से धारदार हथियार लेके घुसे थे, जिसमें असफल रहे उनके जब जाने के कारण, और उसी का उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिसमें हमने धारा 307, 394, 450, 25 आर्म्स एक्ट में अपराध पंजीबद्ध कर जो है विवेचना किया। जांच में पता चला कि प्रार्थी की पत्नी ही इस घटना को अंजाम दी थी, षड्यंत्र रची थी। मध्य प्रदेश में गौकशी गौ तस्करों के खिलाफ अब सरकार सख्त है। इसी बीच एमपी के मंदसौर में एक पहल सामने आई है। यहां मुल्तानपुरा क्षेत्र में बीते शुक्रवार को नमाज के बाद मुस्लिम समाजजनों ने फैसला लिया कि गांव का कोई भी परिवार यदि गौकशी गौ तस्करी जैसी घटनाओं में शामिल पाया जाता है तो उसका समाज बहिष्कार करेगा और उन लोगों और परिवारों के यहां आना जाना भी बंद रहेगा, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने इस पहल की जमकर तारीफ की है। देखिए, लगातार मंदसौर पुलिस द्वारा जो भी इस गौ तस्करी में अपराध में जो लिप्त व्यक्ति हैं उन पर सख्त से सख्त हमारे द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा लगातार जिला बदर रहने से गुमदा सूची में से जो आतंक अपराधी उनको लाया गया है और उन पर सख्त कार्रवाई करके इसको समाप्त किया जा रहा है। और एक अच्छी पहल पूरे जो जनरली जो मुल्तानपुरा यहाँ पर एक गांव है और उनके द्वारा भी इसमें पहल की गई है। पूरे जो वहाँ के जो पूरे समाज के लोग हैं उनके द्वारा, मुल्तानी लोग हैं उनके द्वारा इस संबंध में एक बैठक करके और इसमें पूरे समाज द्वारा यह निश्चित किया गया है कि इसमें जो भी इस तरह के अपराधों में लिप्त रहेगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। कुछ लोग हैं हमारे यहाँ पर ये गौ तस्करी करते हैं। इन लोगों के बार बार कई केस होते हैं, पुलिस गांव में आती है, दोषी निर्दोषी सब परेशान होते हैं, गांव की बदनामी होती है, समाज की बदनामी होती है। इसलिए हम सब गांव वालों और पंचायत और अंजुमन ने मिलकर बैठ के ये निर्णय लिया कि इस चीज़ को अपने गांव से ख़त्म किया जाए।